हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं कृष्णा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। तो बने रहिएगा, वीडियो में अंत तक देखिएगा। आज का जो सेशन मैं आपके सामने लेके उपस्थित हूं वो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट पुनः परीक्षा 2021, जिसमें हम लोग हिंदी 1 से 5 भाषा 1 का जो प्रश्न पत्र आया था 2021 का एग्ज़ाम हुआ, फार्म भरा गया था और 23 जनवरी 2022 में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया था, जो कि परीक्षा रद्द कर दी गई थी। फिर इसको अगले बार कराया गया था, इसीलिए पुनः परीक्षा है। ठीक है, इसमें हम लोग प्रश्न प्रश्न पत्र और हल सहित इसमें हम लोग व्याख्या देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले किसी ने क्या खूब कहा है, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी नहीं आएगा गवाही देने। ठीक है, कोई भी नहीं आएगा गवाही देने पार्थ, हत्या तन की हुई है। हत्या तन की नहीं, मन की हुई है। अगर आपका मन अगर कहीं पे आपका साथ छोड़ देता है तो वहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब भी अगर किसी चीज़ का हत्या होता है, अगर हम आप देखते हैं तो जैसे कोई इंसान मरता है, कोई जानवर मरता है, तो वो समझ में आता है कि वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे जो हत्या हुई वो तन की हुई है, मन की हुई है। ठीक है, तन की नहीं हुई है, मन की हुई है। और मन को कोई सुनने वाला होता नहीं है। इसलिए अपने जीवन में एक खास मित्र बना के रखिएगा जो आपकी बातों को सुन सके। क्या है, आपकी बातों को सुन सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो बिना देर किए हुए हम लोग चलते हैं और 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन है वो 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ठीक है, तो इस देश में मतलब जो ऑप्शंस में देश आपको दिख रहे हैं वहाँ पे वो कौन सा देश है जहाँ पे हिंदी बोला जाता है और लिखा भी जाता है, तो वह देश कौन सा है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पाकिस्तान में, बी कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में, और सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया में, डी कह रहा है कि मॉरिशस में। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मॉरिशस। क्या हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हिंदी भाषा आपको बहुल्य संख्या में देखने के लोग मिलेंगे। मॉरिशस में हिंदी बोली भी जाती है और हिंदी लिखी भी जाती है। ठीक है, अगर मॉरिशस की बात करते हैं तो इसे सेकेंड हिंदुस्तान के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सेकेंड हिंदुस्तान। ठीक है, तो मॉरिशस की अगर बात करते हैं तो आप हमें मैप में मॉरिशस का लोकेशन बताइएगा कि मॉरिशस का लोकेशन कहाँ है। ठीक है, अगर संभव हो सके तो। ठीक है, बाकी बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। ठीक है, अगर हम देखते हैं हिंदी का भाषा का प्रयोग भारत के बाहर भी कई देशों पे व्यापक तौर पर किया जा रहा है। जैसे मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया, नेपाल हो गया, आदि देश यहाँ पे देखने को। तो मॉरिशस हो गया, फिजी हो गया, सूरीनाम हो गया। हो सकता है कि अगली बार ऑप्शन में ये आ जाए, मॉरिशस की जगह फिजी आ जाए, सूरीनाम हो जाए या नेपाल दे दे। तो ऐसे आप करके इसको भी देखते रहिएगा, क्योंकि ऑप्शंस बदलते हैं, क्वेश्चन सेम रहता है। ठीक है, मॉरिशस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। अंग्रेजी वहाँ की राजभाषा है। मॉरिशस में हिंदी का इतिहास 150 साल पुराना है। साहित्य, पत्रकारिता, दूरदर्शन, रेडियो, शैक्षणिक माध्यम इत्यादि में हिंदी को अपनाकर मॉरिशस ने हिंदी का खूब विकास किया है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, देखिएगा बड़े ही ध्यान से कि सुरसागर किस भाषा की रचना है। ठीक है, सुरसागर, पहले तो आप ये हमें बता दीजिएगा कि सुरसागर जो है इसको किसने रचा है। ठीक है, किस भाषा में रचा गया है वो देखते हैं। ब्रज भाषा में रचा गया है, बी कह रहा है कि बुंदेली में रचा गया है, रचना की गई है, सी कह रहा है कि अवधी में की गई है, और डी कह रहा है हम लोगों का कि छत्तीसगढ़ी में। ठीक है, कौन सा, सुरसागर। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, तो सुरसागर की अगर हम बात करते हैं तो ब्रज भाषा, कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा में इसकी रचना की गई है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रज भाषा में सुरसागर की रचना की गई है। आइए देखिएगा बहुत ही ध्यान से कि सुरसागर ब्रज भाषा की रचना है। कैसा है ब्रज भाषा, सुरसागर सूरदास के कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का संग्रह है।
तो सूरदास सूरसागर की रचना किसने की है? सूरदास जी ने किया है। किसने किया है? सूरदास जी ने किया है। अगर हम बात करते हैं तो यह किससे संकलित है? तो कृष्ण भक्ति के पदों से संग्रहित किया गया है, मतलब कृष्ण की इसमें चर्चा की गई है, प्रार्थना की गई है, वर्णन किया गया है। ठीक है। देश में इनमें से 10 स्कंद, कैसे 10 स्कंद, इसमें कितने हैं? 10। इसमें बाल लीलाओं तथा भ्रमर गीत का संकलन है। तो कैसा है? इसमें बाल लीलाओं का और भ्रमर गीत का संकलन है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की भाषा अवधी है। तो इसमें एक चीज़ आपको और देखने को अलग से मिलेगा कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस है वो किसका है? तो अवधी भाषा में लिखा गया है। और सूरसागर है तो ये कैसा है? तो ब्रज भाषा में लिखा गया है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। अब हम देखते हैं कि सूरदास जी जो लिखते हैं वो कृष्ण भक्ति से रिलेटेड हैं। ठीक है, और वहीं अगर तुलसीदास की बात करते हैं तो ये राम भक्ति से प्रेरित है। रामचरितमानस इन्होंने लिखा था। ठीक है, तो राम जी की गुणगान की बात आएगी तो तुलसीदास, और कृष्ण जी की गुणगान की बात आएगी तो सूरदास जी आते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। सूरसागर ब्रज भाषा में, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है वीरों का कैसा हो वसंत। ठीक है, एक कविता है कि वीरों का कैसा हो वसंत, कविता किसके द्वारा लिखी गई है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि माखन लाल चतुर्वेदी, बी कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, सी कह रहा है कि सुमित्रा कुमारी चौहान, और डी कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है कि वीरों का कैसा हो वसंत। ये जो कविता है इसके रचयिता कौन है या लेखक कौन है? ठीक है, तो इसको किसने लिखा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। किसने लिखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है वीरों का कैसा हो वसंत। बहुत ही प्यारी कविता है, कभी समय मिले तो जरूर आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, जैसे देखने को मिलेगा कि वीरों का कैसा हो वसंत सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित एक लब्ध प्रतिष्ठित कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान वीर रस, इनकी जो कविताएं होती हैं कैसा, वीर रस की एकमात्र कवित्री हैं। ठीक है, कवित्री ये शब्द आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कभी कभी अशुद्ध रूप में या शुद्ध रूप में पूछता है तो ये आप गलत करके चले आते हैं। तो जब भी पूछेगा कवित्री तो देखिएगा कैसे लिखाएगा। ठीक है, झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है, त्रिधरा, मुकुल आदि इनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान कैसी कवित्री हैं? तो वीर रस, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि रस कितने होते हैं। ठीक है, अगर किसी को पता है तो बताए और मैं आपको अगली वीडियो में आपको रस कंफर्म करा दूंगा। ठीक है, कि कितने रस होते हैं। अभी फ़िलहाल में आप रस बताइएगा कि कितने होते हैं। और ये जो सुभद्रा कुमारी चौहान है यह वीर रस की कवि है, कवित्री है। ठीक है, अगला है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है। क्या है? क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि परिणाम बोधक है, बी कह रहा है संख्या बोधक है, और डी कह रहा है कि गुण बोधक है, और डी कह रहा है कि सर्वनामिक है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, तो क्षेत्रीय की जब भी बात आएगी तो कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, गुणवाचक विशेषण आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। चलिए, क्षेत्रीय में अगर हम बात करते हैं तो गुणवाचक विशेषण है जिस शब्द से संज्ञा के गुण, दशा, स्वभाव, स्थान आदि का पता चले उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नया, पुराना, स्थानीय, क्षेत्रीय, मोटा, बुरा आदि। बहुत ही ध्यान से आप इसमें परिभाषा भी देखते हुए चलिएगा, क्योंकि ये सारे जो परिभाषा आपको दिए जाते हैं क्वेश्चन में ही आप तैयार कर लेंगे। धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन में एक एक परिभाषा भी अगर आती है तो आपको बहुत ज़्यादा परिभाषा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ परिभाषा दी होती है वो आपको यहीं देखने को मिल जाएगी। ठीक है,
तो क्या दिया है कि जिस शब्द से संज्ञा की गुण दशा, क्या है, संज्ञा की गुण दशा, स्वभाव, स्थान आदि का पता चलता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, नया, पुरान, स्थानीय, क्षेत्रीय, मोटा, बुरा, पतला। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो चलिए, किसी ने क्या खूब कहा है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि किसी ने क्या खूब कहा है, कंकड़ का भी महत्व है। एक बात ध्यान रखिएगा बाबू, इस दुनिया में, इस धरती पे कोई भी वस्तु बेकार नहीं है, सबका महत्व है। फ़र्क ये होता है कि हमें उसकी ज़रूरत कब पड़ती है। जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उसका हमें महत्व पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि पत्थर का भी महत्व तब पता चलता है जब रात में सुनसान सड़क पर आपको कुत्ता घेर ले। ठीक है, तो उस समय ईटा हो या कंकड़ हो, उसका महत्व पता चल जाता है जब आप सुनसान रास्ते पे कोई कुत्ता आपको घेर ले। ठीक है, तो बच के रहिएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, चौराहा शब्द में समास है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि द्विगु समास है, बी कह रहा है कि द्वंद्व समास है, सी कह रहा है कि कर्मधारय समास है और डी कह रहा है कि अव्यय समास है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। चौराहा की अगर हम बात करते हैं तो द्विगु समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको एक वीडियो समास से चलेगी जो कि इस चैनल पे, अगर आप कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ से आपको प्लेलिस्ट एक देखने को मिलेगा हिंदी, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा सिर्फ समास के वीडियो, जिसमें आपको काफ़ी क्वेश्चन सिर्फ समास से मिलेंगे। तो एक सीरीज में ये भी लेके चलूँगा। एक तो आपको ये वाला जो चल रहा है सीरीज आपका सिर्फ इसमें जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले कुछ सालों में वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लेकिन एक वीडियो चलेगा ओनली एक टॉपिक का, जैसे समास का टॉपिक चल रहा है तो उसमें सिर्फ समास के क्वेश्चन मिलेंगे, संधि का चल रहा है तो सिर्फ उसमें आपको संधि के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और उसमें अगर विशेषण चल रहा है तो सिर्फ विशेषण मिलेगा, पर्यायवाची चल रहा है तो सिर्फ पर्यायवाची मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सीरीज भी मैं जल्द ही आपको उपस्थित कराने वाला हूँ। ठीक है, चौराहा शब्द की अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से तो राइट ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा, चौराहा शब्द में द्विगु समास है। द्विगु समास में पूर्व संख्यावाची विशेषण होता है तथा समूह समाहार का घोतक होता है। जैसे दोपहर हो गया, नवरात्र हो गया, पंचवटी हो गया, चौत्री हो गया आदि। पूर्व पद एवं उत्तर पद के मध्य विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध तो कर्मधारय समास होता है। जैसे नीली गाय, विद्यारत्न, महापुरुष आदि, जिसमें पूर्व पद की प्रधानता और समासिक पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे आमरण, आजन्म, आजीवन। ठीक है, इत्यादि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिएगा, बड़ा ही प्यारा है क्वेश्चन नंबर 21। इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है, हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि श्रुत लेख, बी कह रहा है सुलेख और सी कह रहा है कि शुद्ध वर्तनी और डी कह रहा है कि आशुभाषण। अगर हम बात करते हैं मौखिक अभिव्यक्ति का, तो हम मौखिक अभिव्यक्ति कब करते हैं? ठीक है, मौखिक रूप से, उसमें लिखित नहीं होता है, सिर्फ मौखिक होता है। ठीक है, तो ये हम लोगों का आ जाएगा। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आशुभाषण। क्या हो जाएगा? आशुभाषण। आशुभाषण वो होता है जिसे हम मौखिक के तौर पर अभिव्यक्त करते हैं अपने विचारों को। ठीक है, या विचार ही नहीं होते हैं, या कोई गद्यांश हो गया, पद्यांश हो गया, या भाषा हो गया, तो सबसे बड़ी बात होती है जो हम अपने आप से इंटरलेक्चुअल करते हैं, तो उसमें आता है आशुभाषण, जो कि सिर्फ मौखिक रूप से होता है, उसमें लिखित नहीं होता है, सिर्फ उसमें मुंह से बोला जाता है, सुनने वाला सुनता है। ठीक है, श्रोता जो होता है वो सुनता है और सामने वाला बोलता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो देखिएगा, दिए गए विकल्पों में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप आशुभाषण है।
आशुभाषण भाषण का वह तरीका होता है जिसमें भाषणकर्ता का भाषण के ठीक पूर्व विषय बताया जाता है। जो तुरंत भाषण दे सके उसे आशुभाषण कहते हैं। शेष सभी विकल्प लेखन से संबंधित हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि आशुभाषण की अगर हम बात करते हैं तो यह मौखिक है। बाकी सुलेख हो गया, श्रुत लेख हो गया या शुद्ध वर्तनी हो गया, तो यह कैसे है, तो लिखित हैं। कैसे हैं, लिखित अभिव्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 18, बी कह रहा है 25, सी कह रहा है कि 15 और डी कह रहा है कि 22। अगर हिंदी भाषा की बात करते हैं कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा में अगर आप देखेंगे तो हिंदी भाषा में टोटल 18 बोलियां हैं। कितना, 18। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप 22 न समझिएगा, जब आप 22 समझेंगे तो आप गलत करके आ जाएंगे। ठीक है, राइट ऑप्शंस क्या हो जाएगा हिंदी भाषा की बोलियां में, तो हो जाएगा 18 इज द राइट ऑप्शन ए। 22 तब होता है जब हम राज्य भाषा की बात करें या संविधान की बात करते हैं कि संविधान में कितनी बोलियां हैं, तब 22 आएगा। ठीक है, लेकिन हिंदी भाषा की बोलियां कितनी हैं, तो 18 हैं। कितनी हैं, 18 हैं, याद रखिएगा। देखिएगा 18 बोली कौन कौन सी आती है, यहाँ पे आपको मैं सारा डिस्कशन करके बताने वाला हूँ। हिंदी भाषा में कुल बोलियाँ 18 बोली जाती हैं। हिंदी को 5 उपभाषा में विभक्त किया गया है। ठीक है, एक तो हिंदी है, इसको 5 भाषाओं में क्या किया गया है, उपभाषा में व्यक्त किया गया है। तो देखिएगा कौन सी है, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की जब बात करते हैं तो इसमें आता है 3 बोली। एक आती है बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। तो 3 भाषा आती है पूर्वी हिंदी में। उसके बाद आती है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ब्रज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली बोली, कन्नौजी और बांगरू। ठीक है, तो आपको देखने को कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5। तो पश्चिमी हिंदी में 5 हो गया, पूर्वी में 3 हो गया, तो 5 3 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी की अगर बात करते हैं तो इसमें 3 आता है। एक मैथिली आता है, मगही आता है और भोजपुरी आता है। ठीक है, खास करके ये बिहार में बोली जाती है और भोजपुरी की कुछ मात्रा आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती है, जिसे हम पूर्वांचल कहते हैं। ठीक है, पूर्वांचल में भी आपको कुछ भोजपुरी देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो बिहारी हिंदी होती है, मैथिली और मगही की अगर बात करते हैं तो ये खास करके कहाँ देखने को मिलती है, बिहार में देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कितने आएंगे, 3 3 3 6 5, कितना हो गया, 11। ठीक है, अब आते हैं राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी एवं जयपुरी। राजस्थानी हिंदी में कितनी आती है, तो 4 आती है। मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी आती है। और पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी में 2 आती है, कुमाऊनी और गढ़वाली। कुमाऊनी आती है और गढ़वाली आती है। ये दोनों की अगर मैं बात करूं तो ये आपको देखने को कहाँ मिलेगा, उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, और थोड़ा सा जो बोली आती है ये आपको हो सकता है कि हिमाचल प्रदेश में भी देखने को थोड़ा सा अंश मिल जाए, लेकिन कुमाऊँ और गढ़वाली जो बोलियाँ बोली जाती है यह कहाँ होती है, उत्तराखंड में। ठीक है, इनकी बोलियों को मिलाकर 17 बोलियां बोली जाती है तथा दक्कनी हिंदी, ठीक है, जिसे हिंदी का पूर्व रूप मिलकर कुल 18 बोलियां हैं। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको 18 बोलियां देखने को मिलती हैं पूरे भारत में। ठीक है, हिंदी के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सा प्लस सामाजिक, बी कह रहा है कि सामा प्लस जिक, और सी कह रहा है कि समाज प्लस इक, और डी कह रहा है कि समाज प्लस इक। अब हमें बताना है कि इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समाज प्लस इक, समाज प्लस इक का हो जाएगा सामाजिक। ठीक है, क्या हो जाएगा, सामाजिक हो जाएगा। समाज प्लस इक, अगर यहीं समाज प्लस इक में बड़ी ई की मात्रा होती
तो सामाजिक में भी आप यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ी ई की मात्रा नहीं, ये क्या होगा, हो जाएगा अशुद्ध वर्तनी हो जाएगा। सामाजिक ऐसे लिखा जाता है और इसका जो मूल शब्द होता है समाज प्लस इक होता है, ठीक है। चलिए आपको यहाँ पे कुछ नए शब्द भी देखने को मिलेंगे। सामाजिक शब्द में मूल शब्द समाज है जो इक प्रत्यय है, ठीक है। समाज में समाज मूल है, सामाजिक में समाज जो है मूल शब्द है और इक जो है प्रत्यय है। और प्रत्यय की बात आपको हम बता चुके हैं कि अंत में वह शब्द जो मूल शब्द में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर नया अर्थ प्रदान करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो प्रत्यय कहलाते हैं, ठीक है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर नया शब्द बनाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पे मूल शब्द ये प्रत्यय और ये नया शब्द है, आपको देखने को मिलेगा। देखिए मूल शब्द प्रत्यय नया शब्द, यहाँ है समाज में अगर इक जोड़ेंगे तो सामाजिक हो जाएगा, संसार में इक जोड़ेंगे तो सांसारिक हो जाएगा, तत्काल में इक जोड़ेंगे तो तात्कालिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस किसी शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से उस शब्द के आदि का प्रथम वर्ण प्रायः दीर्घ हो जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। कैसा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, ठीक है। अगर यहाँ आप देखेंगे तो यूपी टेट 1 से 5 2021 हिंदी पुनर्परीक्षा, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा 23 जनवरी 2022 में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, ठीक है। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हरे प्रकाश उपाध्याय, बी कह रहा है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी कह रहा है लीलाधर जुगड़ी और डी कह रहा है अखिलेश। अगर हम बात करते हैं तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम तो अखिलेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अखिलेश। देखिएगा तद्भव पत्रिका के संपादक समकालीन हिंदी कथा साहित्य के एक प्रमुख हस्ताक्षर अखिलेश हैं। यह त्रैमासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन लखनऊ उत्तर प्रदेश से होता है। ज्ञातव्य है कि गोरखपुर से प्रकाशित दस्तावेज पत्रिका के संपादक विश्वनाथ प्रसाद तिवारी थे। अगर जब भी आएगा कौन सा, तो दस्तावेज पत्रिका, तो यह गोरखपुर से प्रकाशित होता है और विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी हैं। और जब आएगा तद्भव पत्रिका तो यह लखनऊ से संबंधित हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के, और अखिलेश इसके संपादक हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, 12 बरस लो कुकर जीवे, 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है? ठीक है, कि 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि नरपति नल्लाह, बी कह रहा है कि चंद्रवरदाई, सी कह रहा है कि विद्यापति और डी कह रहा है कि जगनीश। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर बात करते हैं तो यह वाक्य किसके हैं, तो यह वाक्य हैं आपके जगनिक के हैं। ठीक है, कौन से हैं? जगनिक के हैं। इसमें क्या बोला गया है आप बड़े ही ध्यान से सुन सकते हैं। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 25 का इज द करेक्ट ऑप्शन डी। ठीक है, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, जगनिक। जैसे कहने का तात्पर्य कि 12 वर्ष लोग कुकर जीवे, मतलब कुकुर जो है वो कितने वर्ष जीता है? 12 वर्ष। और 13 लो जिए सियार, मतलब सियार कितना जीता है? 13 वर्ष। तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी रचना है? तो जगनीश की है। किसकी है? जगनीश की है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्या है। तो अगर हम बात करते हैं तो यह आला खंड होता है। आला खंड में ऐसे उच्चारण किए जाते हैं जो बढ़ा चढ़ा के किए जाते हैं। ठीक है, जैसे उसमें एक पंक्ति आती है कि तरकुल
तरकुल उखाड़ के सोटा लिया बनाए। ठीक है, जो तरकुल का पेड़ होता है कितना काफ़ी लंबा होता है, ताड़ का पेड़ जो होता है, ठीक है, उसको उखाड़ के सोटा लिया बनाए। तो ये ऐसे जो होते हैं ना, बढ़ा चढ़ा के वर्णन करना आपको आल्हा में देखे जाएंगे। कहाँ देखे जाएंगे? आल्हा में देखे जाएंगे। ठीक है, तो 12 वर्ष लोग कुकुर जीवे और 13 लो जिए सियार। इस पंक्ति में जगनीश की कृति परमाल रासो आला खंड से है। ठीक है, तो क्या है? परमाल रासो। यह ग्रंथ आला छंद में रचित तथा वीर में उत्साह जगाने वाला है, मतलब वीरों में उत्साह जगाने वाला होता है। ठीक है, वीर रस की यह रचनाएं होती हैं। कैसा होता है? वीर रस की। विद्यापति की कृतियाँ कृति लला, कृति पताका, पदावली हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो, क्या है? पृथ्वीराज रासो। नरपति नल्लाह ने विसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखे हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा कि विसल देव की जो पुस्तक का नाम है वो कौन सा है? नहीं, नरपति नल्लाह जी की जो पुस्तक का नाम है विसल देव रासो। अगर वहीं बात करते हैं चंद्रवरदाई के द्वारा तो पृथ्वीराज रासो। वहीं अगर बात आता है कि इनकी विद्यापति, तो विद्यापति की 3 क्या कृतियाँ आपको देखने को मिलेगी। आपको मिलेगी कृति लता, कृति पताका और पदावली देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं जगनीश की, तो जगनीश का आ जाएगा परमाल रासो, आला खंड के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? हमें बताना है सही वर्तनी में किसकी है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अनग्रहित, बी कह रहा है अनुगृहित, सी कह रहा है अनुग्रहित और डी कह रहा है कि अनुग्रहित। अब हमें बताना है इसकी सही वर्तनी कौन सी है। ठीक है, तो अनुगृहित जो शब्द होता है वो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अनुगृहित, अनुग्रहित नहीं होता है, अनुगृहित होता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है? अनुगृहित। ठीक है, दिए गए विकल्प में अनुगृहित शब्द की शुद्ध वर्तनी विशेष सभी त्रुटिपूर्ण वर्तनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है पैतृक, 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 पैतृक। अब हमें बताना है इसमें शुद्ध कौन सा है, कि पैतृक कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करते हैं तो पैतृक ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पैतृक। याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में यह पूछता है और बहुत लोग इसको गलत करके आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा पैतृक कैसे लिखाएगा। ठीक है, सभी अशुद्ध शब्द हैं। अगला है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, दंतालु है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 का, तो स की बात करते हैं तो कैसा है? तालु है। कैसा है? तालु है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए श ध्वनि का उच्चारण तालु है। ठीक है, तालु। विस्तृत व्याख्या प्रश्न संख्या 31 की व्याख्या देखें, इसमें आपको सीरियल नंबर से सब देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है अत्यंत शब्द में प्रत्यय उपसर्ग है। अत्यंत में ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अत्य है, बी कह रहा है ओ है, सी कह रहा है अत है और डी कह रहा है कि अति है। अत्यंत की अगर हम बात करते हैं तो अत्यंत में क्या हो जाएगा? अति हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा अत्यंत में अति उपसर्ग प्रत्यय है, इसमें अति उपसर्ग तथा अंत मूल शब्द है। वे अव्यय या शब्दांश जो शब्द के पहले लगाकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। तो एक चीज़ आप यह ध्यान रखिएगा, उपसर्ग की जब भी बात आएगी तो यह आगे लगेगा, उपसर्ग आगे लगेगा। ठीक है, प्रत्यय पीछे लगेगा, प्रत्यय पीछे लगेगा, उपसर्ग आगे लगेगा। जैसे अति धन अंत, अत्यंत, आधन जन्म, आजन्म। तो प्रत्यय कहाँ लगता है? पीछे लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है? आगे लगता है। इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा।
आपको कैसा लगेगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। दिया है कि उपत्यका का अर्थ है, क्या है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि पर्वत का शिखर, बी कह रहा है प्राणियों की पेट का एक अंग, सी कह रहा है सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, और डी कह रहा है पर्वत के पास की भूमि। अगर हम बात करते हैं डी, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं? हम उपत्यका कहते हैं। ठीक है, देखिएगा, उत्पत्ता का अर्थ होता है पर्वत के पास की भूमि। सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है उसे उदयांचल कहते हैं, तथा पहाड़ के पीछे की समतल भूमि को अत्यधिक कहा जाता है। ठीक है, तो पीछे की भूमि, आगे की भूमि और पर्वत के पीछे से निकलता है जो सूरज, यहाँ पे आपको तीनों नाम देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ इस सेशन को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं। पिछली वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, जो जाके कृष्णा स्ट्रीम मस्ती के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके अन्य साथियों का भी यह सेशन पहुंच सके और वो भी टेट के एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले सेशन में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।